हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र तिवारी आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम पुलिस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चंस लगातार हमारे प्रीवियस पेपर्स में आ चुके हैं। इसलिए हमें ये टॉपिक ज़रा भी अवॉइड या नज़रअंदाज नहीं करना। जैसे हमने वर्ल्ड हिस्ट्री के स्टार्टिंग के टॉपिक्स पढ़े और अच्छे से समझे और अब हम उससे संबंधित क्वेश्चंस को विद इन सेकेंड कर सकते हैं। ऐसे ही आगे भी हम लोग जो 4-5 टॉपिक्स बचे हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के, उनको भी पहले की तरह ही समझेंगे ताकि वो मजबूती जो हमें स्टार्टिंग में मिली वर्ल्ड हिस्ट्री की या अभी तक चली आ रही है, वो मजबूती, वो पैनापन, शार्पनेस कहीं कम ना हो जाए। तो जो भी वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉपिक हैं उन पर आपको बराबर कमांड बनानी होगी। और ये जो आज का टॉपिक है ये तो एशियन कॉन्टिनेंट के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर आप एशिया के बाहर के हो ना भाई, तब तो छोड़ सकते हो, लेकिन अगर आप इंडिया और भारत के पड़ोसी राज्य और एशिया के हो तो ये टॉपिक आपको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस टॉपिक में आप पढ़ेंगे जापान के बारे में। टॉपिक का नाम ही है जापान का साम्राज्यवाद। तो किस तरीके से उसने अपनी उसने साम्राज्य को बढ़ाया तेजी से और एक अविकसित डेवलपिंग स्टेज में भी नहीं था, अंडर डेवलप था और एकदम कंजर्वेटिव रूढ़िवादी था। रूढ़िवादी परंपराओं, रीति रिवाज वगैरह में टोटली जकड़ा हुआ था जापान या जापानी लोग। तो एक अविकसित और एक रूढ़िवादी, अंडर डेवलप या यूं कह सकते हैं डेवलपिंग और कंजर्वेटिव कंट्री ने किस तरीके से तेजी से अपने आप को विश्व की शक्तिशाली शक्तियों में स्थापित किया, अपने आप को वर्ल्ड के जो पावरफुल कंट्री थे उनमें अपने आप को स्टैब्लिश किया। तो एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 1 साल, 2 साल, 10 साल की बात नहीं थी। ये एक लंबा संघर्ष था, एक लंबे परिणाम और रिजल्ट, लंबे परिणाम का ये रिजल्ट रहा। लंबे संघर्ष के बाद ये अचीवमेंट जापान ने प्राप्त की और एक समय आया कि ये दुनिया के सबसे ज़्यादा ताकतवर देशों को भी पीछे करके टॉप पोजीशन प्राप्त कर लेता है और फिर हर जगह जापान का ही आतंक हो जाता है। अभी क्वेश्चन है भी कि आतंक किस आतंक के नाम से जाना जाता है जापान को, तो जापान का ना आतंक हो जाता है। जैसे सुना होगा पुराना डायलॉग कि माँ कहती है बच्चे से कि बच्चा सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा, है ना। और अब टिकटॉक वगैरह पे सुन रहे होंगे कि बच्चा सो जा नहीं तो कोरोना आ जाएगा। तो ऐसे ही एक जमाना क्या था, जापान की दहशत थी और दुनिया के लोग ना डरे हुए थे। स्पेशली जापान के जो साम्राज्यवादी नीति में आ रहे थे वो देश तो बड़े डरे थे और उनका यही कहना था, बेटा शांत रहो, चुप हो जाओ, नहीं तो कौन आ जाएगा, जापान आ जाएगा, जापान की बुरी नज़र हमारे देश पर पड़ जाएगी। तो ये दहशत, ये खौफ विश्व के कई सारे देशों में जमा रखी थी। किसने? जापान ने। तो साम्राज्यवाद का मतलब क्या होता है, इसका शब्दार्थ अगर हम इस संदर्भ में समझें तो अपने साम्राज्यवाद को, अपने साम्राज्य को बढ़ाना, अपने इंपीरियल को बढ़ाना ही इंपीरियलिज्म कहलाता है। ओके, तो क्या हुआ, धीरे धीरे जैसे 18वीं 19वीं शताब्दी सेंचुरी आई, यूरोप के देशों ने तो शुरू से ही साम्राज्यवादी नीति अपना ली, बड़े बड़े उपनिवेश बनाने शुरू कर दिए और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ गया। हाँ, बड़ी बड़ी बाजारें बना ली और तेजी से अपना साम्राज्य फैलाने लगते हैं। ऐसे ही बाद में क्या हुआ, जो दूसरे भी देश थे, अमेरिका, यूरोप के बाद एशियन कंट्री भी, इन्होंने भी साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण किया और जापान जैसे देश ने फिर धीरे धीरे अपने साम्राज्य
को भी बढ़ाना शुरू कर दिया। तो अपने एम्पायर, अपने साम्राज्य को विस्तृत करना, बढ़ाना, दूसरे देश और दूसरे महाद्वीपों तक इसका विस्तार करना, कई देशों को अपने नियंत्रण में ले लेना और उनको अपना उपनिवेश बना लेना, अपनी कॉलोनी बना लेना, यही क्या कहलाता है? साम्राज्यवाद। आगे आप देखेंगे एक होता है नव साम्राज्यवाद। तो जो ये नियो इंपीरियलिज्म की का कॉन्सेप्ट है, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें तो क्या हो गया? अस्त्र शस्त्र, हथियार, परमाणु बम, अणु बम, बड़ी बड़ी मिसाइलें और बड़े बड़े साइंटिफिक आविष्कार के द्वारा दुनिया में अपनी दहशत कायम करना और दुनिया को अपनी बात मानने पर, मनवाने पर मजबूर कर देना, ये आगे आप देखेंगे नव साम्राज्यवाद का कॉन्सेप्ट है, जो 20वीं और 21वीं शताब्दी में इसके कई सारे एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। ओके, तो अभी साम्राज्यवाद से कॉन्सेप्ट क्या है? अस्त्र शस्त्र, परमाणु बम, अणु बम वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। अभी ये है कि अपना उपनिवेश बनाना दूसरे देशों में, उनको नियंत्रण में लेना और अपने संसाधनों, अपने रिसोर्सेस का इस्तेमाल कम करना, बल्कि दूसरे देशों के जो रिसोर्सेज हैं, जो संसाधन हैं, उनका अपने फायदे में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना, अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या, अपनी बढ़ती हुई मांगों को अपने उपनिवेशों से रिकवर करना, उनसे पूर्ति करना, ये साम्राज्यवाद का एक बड़ा रीजन था। इसीलिए मोस्टली देश, अधिकांशतया देश साम्राज्यवादी नीति की तरफ चल रहे थे। तो हुआ क्लियर? तो याद रखना कि ये बहुत छोटा देश है जापान, पांच लगभग वो हैं द्वीप हैं, आइलैंड है, जिनको मिलाकर जापान बनता है। अधिकांशतया समुद्री सीमा लगती है इसकी। और आपने एक प्रश्न भी सुना होगा, मैंने आपको चीनी रिवॉल्यूशन में, चाइनीज रिवॉल्यूशन में, चीनी क्रांति में बताया होगा, नहीं बताया तो सुन लो कि चीन का प्रवेश द्वार या चीन का द्वार किस देश ने खोला? तो वो था इंग्लैंड। इंग्लैंड ने भी तो चीन पर अधिकार जमाया और उसको भी एक बड़े उपनिवेश कॉलोनी के रूप में इस्तेमाल किया। तो क्या हुआ? अभी तक ना एकदम पिछड़ा था चीन, दुनिया से कटा हुआ था चीन, लेकिन जब वो इंग्लैंड के संपर्क में आया तो धीरे 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 विश्व के दूसरे देशों के भी माइंड में आया और उनके भी नॉलेज में आ गया कि यार एक चीन भी एक देश है। ऐसे ही और उनसे भी फिर चीन से और यूरोपियन देश या पश्चिमी देशों ने व्यापार करना शुरू कर दिया। सेम ऐसे पूछा जाता है कि जापान का द्वार किसने खोला? तो जैसे चाइना का द्वार इंग्लैंड खोलता है ऐसा माना जाता है, वैसे ही जापान का द्वार खोलता है अमेरिका। याद रखना। तो जापान का द्वार किसने खोला? अमेरिका। और अब जो जापान था वो दुनिया से कटा हुआ था, अलग थलग पड़ा था, लेकिन जब अमेरिका ने इससे बिजनेस करना शुरू कर दिया, व्यापार करना शुरू कर दिया, तो यूरोप के दूसरे देश या दुनिया के दूसरे देश ने भी जापान से व्यापारिक संबंध स्थापित करना शुरू कर देते हैं। इस तरीके से अब जापान भी लोगों से इंटरेक्ट होता है और लोगों को पता चलता है दूसरे देशों को कि जापान नाम का भी एक देश दुनिया पर है। ठीक ना? तो जापान एकदम पिछड़ा हुआ था, सामंतवादी शक्तियां यहाँ पर बहुत मतलब उनका नियंत्रण था टोटली। राजा जरूर था, लेकिन जो राजा था वो सामंती ताकतों का के हाथों की कठपुतली बन चुका था। और इस तरीके से जो जापानी समाज था, जापानी देश था या वहाँ का जो समाज था और वहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी, इकोनॉमी थी, वो पूरी तरीके से सामंतों के नियंत्रण में थी। और फिर यही कारण था जिसके कारण जापान का आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन हो ही नहीं पा रहा था और पिछड़ापन में ही, अपने पिछड़ेपन में ही जीने को मजबूर था जापान। फिर और जबकि जापान का अपना गौरवशाली इतिहास रहा है, लेकिन इन सामंतवादी लोगों ने, सामंतवादी व्यवस्था ने जापान को डेवलप होने नहीं दिया और कंजर्वेटिव रूढ़िवादी कंडीशन में छोड़ दिया। अब क्या होगा?
आप जानते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भव भारत, तो भारत मतलब दुनिया में भी भाई कहीं, तो भगवान का उदय तो क्या भारत में ही होगा, दूसरे देशों में भी होगा ना। तो याद रखना कि अब जापान में एक महाशय आएंगे, एक शख्स आएंगे जिन्होंने जापान के आधुनिकीकरण में बड़ी भूमिका निभाई। उस आदमी का नाम आपको अभी पता चलेगा। तो मेइजी नहीं आता ना तो जापान का कभी आधुनिकीकरण नहीं हो पाता, होता तो बहुत वर्षों बाद होता। जैसे तुर्की का आधुनिकीकरण करने में मुस्तफ़ा कमाल पाशा का बड़ा योगदान है। मुस्तफ़ा कमाल पाशा नहीं आते तो क्या तुर्की टर्की का आधुनिकीकरण इतनी जल्दी होता? वो भी दूसरे मुस्लिम देशों की तरह उसमें भी पिछड़ापन बना रहता। लेकिन उसने क्या किया, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ करी जिसके कारण तुर्की दूसरे मुस्लिम देशों से ज़्यादा ताकतवर हुआ। तो ऐसे ही डूबती हुई नाव को किसने सहारा दिया? जापान में मेइजी ने। और ये जो मेइजी है ये लिखा हुआ है ना मेइजी, थोड़ा जापानी नाम है इसलिए प्रोनाउंसिएशन ऐसा होगा कि हम लोग शायद बोल भी ना पाएँ, तो भावनाएं समझना है। तो मेइजी के नेतृत्व में फिर तेजी से जापान का आधुनिकीकरण होगा, मॉडर्नाइजेशन, और धीरे 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 जो जापान पर भी वेस्टर्न प्रभाव पड़ेंगे, पश्चिमी प्रभाव पड़ेंगे, पश्चिमी मतलब यूरोप अमेरिका वगैरह के प्रभाव पड़ेंगे, जिससे ये जो कंजर्वेटिव इसकी थिंकिंग थी, रूढ़िवादी मानसिकता, वो उसका ब्रेन वॉश हो जाएगा लोगों का। धीरे 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 लोग इनोवेटिव होने लगेंगे और जापान में भी नवाचार आने लगेगा। हाँ, और फिर हम देखेंगे कि जापान में साम्राज्यवादी जो उसकी विचारधारा थी धीरे 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 उसका विकास होने लगेगा। ठीक, तो पहले क्या था कि लोग एकदम रूढ़िवादी मानसिकता में जकड़े हुए थे। अब जब लोग दुनिया के प्रभाव में आए, ताकतवर देशों के प्रभाव में आए, वेस्टर्न कल्चर सोसाइटी के प्रभाव में आए, तो इनकी भी आंखें खुलने लगी और धीरे 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 साम्राज्यवादी नीति पर चलने लगेगा जापान। तो अब पूछा भी जाता है साम्राज्यवादी नीति की शुरुआत इसने कब करी, तो वो था 1894 1894 में जब इसने चीन पर आक्रमण किया, और 1895 में 1895 में चीन को संधि करनी पड़ी, ट्रीटी डील माननी पड़ी जापान की। यहीं से जापान के साम्राज्यवादी नीति की शुरुआत मानी जाती है। और आगे चल के भाई कोई कितने दिन ताकतवर बना रहेगा, हर आदमी का अपना टाइम होता है, वो टाइम जाना है। तो जापान का भी एक टाइम था और वो टाइम चला गया। और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद आप जानते होंगे, सेकेंड वर्ल्ड वार में अमेरिका ने जापान के 2 ताकतवर शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिया 6 अगस्त और 9 अगस्त को 1945 को। और यहीं से जापान जैसी ताकतवर शक्ति का डाउनफॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, पतन होना स्टार्ट हो जाएगा। और वो जापान जिसका विश्व के ताकतवर देशों में अग्रणी या टॉप पोजीशन थी, वो अब जापान को ओवरटेक कर देगा, जापान पर एकाधिकार कर लेगा अमेरिका, और विश्व में एक नई ताकतवर शक्ति आ जाएगी, एक नई महाशक्ति आ जाएगी, वो थी अमेरिका। और अमेरिका के कारण ही 1945 में 1945 में जापानी साम्राज्यवाद का अंत हुआ। तो 1894 से लेकर जो इसका साम्राज्यवाद चला आ रहा था जापान का, वो अल्टीमेटली अमेरिका ने उस पर ओवरटेक कर लिया। 1945 में जापानी साम्राज्यवाद का पतन हुआ और दुनिया की महाशक्ति अब जापान नहीं बल्कि कौन बन गया? अमेरिका बन गया। नहीं तो एक समय था जापान जिसकी तरफ रहता था उसी की विजय हो जाती थी। इसीलिए इंग्लैंड और मित्र देशों ने लालच देकर ना जापान को अपनी तरफ मिला लिया था फर्स्ट वर्ल्ड वार में, और मित्र देशों की विजय हुई थी। नहीं तो जर्मनी जैसे देश को हराना बड़ा मुश्किल था। और सेकेंड वर्ल्ड वार में जापान ने धोखे से इंग्लैंड की जहाज को डुबो दिया, जिसमें
लगभग 128 सवा सौ से ज़्यादा अमेरिकी नागरिक मारे गए, और जिसके कारण सेकेंड वर्ल्ड वार में अमेरिका कूद जाता है। ये पूछा गया प्रश्न है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में जापान ने किसकी किसकी तरफ से युद्ध किया था, तो मित्र राष्ट्रों की तरफ, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार में वो धुरी राष्ट्र के साथ के लिए लड़ता है। हाँ, तो पहले में मित्र राष्ट्र और दूसरे में धुरी राष्ट्र। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार वाले वीडियो में मैंने डिटेल में समझाया है, आगे सेकेंड वर्ल्ड वार का वीडियो मैं कल लाऊंगा, उसमें डिटेल में आपको और सारी जानकारी मिलेगी। तो ये था किसका इतिहास, जापान का इतिहास, जापान के आधुनिकीकरण और उसके साम्राज्यवाद से संबंधित कई सारे क्वेश्चंस हैं जिनको हम लोग समझते हैं, और इससे आने वाले सारे प्रश्न हम कर लेंगे, ये आशा करते हैं। तो बी पॉजिटिव रहिए और बी अलर्ट रहिए, हमेशा सकारात्मक सोच बनाए रखिए और हमेशा क्या रहिए, अलर्ट रहिए, हमेशा जागरूक रहिए। विश्व इतिहास क्या, दुनिया का कोई भी इतिहास होगा, दुनिया भारत का कोई भी सब्जेक्ट होगा, उस सब्जेक्ट पर आपकी पकड़ होगी। ये मेरा नहीं, ये सबका वादा है, ये सबका कहना है और मानना पड़ेगा आपको। तो देखते हैं हम लोग, पहला प्रश्न क्या है आज का। 1867 से लेकर 1894 के समय को जापानी इतिहास में किस नाम से जाना जाता है। तो जापानी साम्राज्यवाद पढ़ा रहा हूं मैं, तो ओबियसली ये समय किस देश को इंडिकेट करता है, जापान। तो याद रखना, इस समय को 1867 से 94 तक के समय को हम इतिहास में मेइजी युग है ना, अभी ऐसे भी कर सकते हैं, तो मेइजी या मेइजी युग के नाम से जानते हैं। अगर दूसरा घुमा के प्रश्न पूछ ले कि किस शख्स के कारण जापान का आधुनिकीकरण हो पाया, तो हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मॉडर्नाइजेशन ऑफ जापान, तो मेइजी सही होगा, याद रखना है। और ये जो शोगुनेट युग है ना, तो याद रखना शोगुनेट वंश था। हमने बताया भी शुरुआत में ना आपको, इंट्रोडक्शन करते समय, कि जो सामंती थे जापान के, उन्होंने जापानी राजा को, शासक को अपने हाथों की कठपुतली बना लिया था और एक रोबोट की तरह उसको रेगुलेट करते थे, उसको मॉनिटर करते थे, चलाते थे। लेकिन जब मेइजी आया तो उसने क्या कर दिया, 1867 में 1867 में इसने तख्ता पलट कर दिया और फिर जापान में आधुनिकीकरण की शुरुआत हुई और मेइजी ने जापान का नेतृत्व अपने हाथों में ले लिया। अगला प्रश्न क्या है, जापान को किस रंग के आतंक के नाम से जानते हैं। तो जापान का जो आतंक था वो उसके कई सारे अगल बगल पड़ोसी देशों और यूरोप तक के देशों तक पहुंच गया और विश्व में बहुत सारे लोग जापान से डरने लगे और जापान की जो साम्राज्यवादी नीति थी उसके कारण ही उसको आतंकी देश के नाम से इंडिकेट किया गया। और याद रखना, अगर पूछा जाए किस कलर से, रंग से, तो वो रंग होगा पीला, याद रखना। तो जापानीज आतंक को हम किस नाम से जानते हैं, पीत आतंक के नाम से जानते थे, अब नहीं भाई, है ना, जानते थे, याद रखना। जापान ने अपने आप को बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया, सुधारा है, नहीं तो दो बड़े शहर किसी के नष्ट हो जाएं तो क्या दोबारा से इस्टेब्लिश हो पाएगा, कभी नहीं। भारत में अगर आप मुंबई और दिल्ली को हटा दो भारत से, तो क्या एक्सिस्टेंस रह पाएगा, अस्तित्व रह पाएगा भारत का, एकदम गरीब हो जाएगा। जापान, चाइना, वो क्या नाम, पाकिस्तान, चाइना वगैरह देखना, बांग्लादेश, श्रीलंका तक तुरंत अटैक कर देंगे भारत पर। लेकिन इसके हिरोशिमा, नागी शहर जब नष्ट हो गए सेकेंड वर्ल्ड वार में, तब भी उसने अपने आप को धीरे धीरे ताकतवर बनाया अपनी टेक्नोलॉजी के कारण। इसने क्या किया, विश्व के ताकतवर देशों में फिर से अपने आप को शामिल कर लिया। और जानते होंगे एशिया में जो देश हैं उनमें ये क्या है, विकसित देश है, डेवलप्ड
कंट्री में आता है, चाइना और भारत भी नहीं है डेवलप कंट्री में, लेकिन जापान आता है। तो जापान बहुत बड़ी शक्ति है। अगला प्रश्न क्या है, जापान ने 21 सूत्री मांग किस देश के सामने रखी? तो याद रखना है, जापान ने किस देश के सामने रखी? कोरिया, रूस, चीन, भारत। चीन, ये भूलना नहीं। 2-3 लड़ाई हैं, उनको समझ लीजिए आप। 1894 में, 1894 में जापान ने चाइना के खिलाफ युद्ध की घोषणा करी और 1895 में, 1895 में अल्टीमेटली चाइना को सरेंडर करना पड़ा, आत्मसमर्पण करना पड़ा, या यूं कहें कि संधि करनी पड़ी, हार गई, बुरी तरीके से चाइना की पराजय हुई। तो यहीं से साम्राज्यवाद की शुरुआत मानी जाती है। हाँ, तो बहुत सारे क्षेत्रों पर जापान ने अधिकार कर लिया। फिर एक बड़ी घटना हुई और यूरोप के ताकतवर देश रूस, रसिया को पराजित कर दिया जापान ने। ये तो एक हिस्टोरिकल घटना रही, ऐतिहासिक घटना रही। कब हुआ? 1905 में। 1905 में क्या हुआ? 9-10 साल बाद क्या हुआ? जापान ने रूस को पराजित कर दिया। अब रूस की बादशाहत जमती गई, जमती गई, जमती गई। हुआ क्लियर? और फिर 1814 में, 1914, हाँ 1914, 1905 के बाद 1914 सेकेंड वर्ल्ड वार चालू हो गया 1914 to 18। अब जब मित्र राष्ट्रों की तरफ से प्रपोजल मिला जापान को कि आप हमारी तरफ से लड़िए, जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा करिए और हमारा साथ दीजिए, तो जर्मनी ने, तो जापान ने इमोशनल ब्लैकमेल कर लिया इंग्लैंड और मित्र राष्ट्रों को, ताकतवर जो देश थे उनसे कहा कि हम आपका साथ देंगे, लेकिन मुझे ना चाइना और दक्षिण कोरिया वगैरह पर अधिकार करने दीजिए, इसमें आप इंटरफेयर, हस्तक्षेप मत करना। और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद हमें कुछ जर्मन क्षेत्र हैं जिनको हमें लेना है, उसमें भी आप दखलंदाजी नहीं करेंगे। तो इंग्लैंड और मित्र राष्ट्रों ने मान लिया कि युद्ध होने के बाद, सेकेंड खत्म होने के बाद हम आपकी बात मान लेंगे। ठीक, तो प्रपोजल एक्सेप्ट करवा लेता है, बड़ा इमोशनल तरीके से ब्लैकमेल कर लेता है। हाँ, कौन? जापान। तो धीरे धीरे जापान की ताकत बढ़ती चली जाएगी, तो याद रखना। आगे फिर क्या हुआ? जापान ने फिर 1915 में चाइना के सामने 21 सूत्री मांग रखी कि ये हमारी मांगे हैं, ये पूरा करो, हमारी सेना, हमारी पुलिस तक को आप अपने देश में रहने की परमिशन दो। अब मजबूरन किसी दूसरे देश का सपोर्ट नहीं मिला चाइना को, और फिर जापानी लोगों का नियंत्रण हो जाता है कहाँ? चाइना में, और चाइना को इसकी 21 सूत्री बातें मानने पर मजबूर होना पड़ा। ठीक ना? आगे चल के 1831 में, 1831 में भी पूछा जा सकता है, मंचूरिया कौन सी जगह है? तो मंचूरिया, इस पर एक्चुअली रूस की भी नज़र थी और चाइना की भी। मंचूरिया पर अटैक कर देता है दक्षिण कोरिया, कोरियन गणराज्य का एक क्षेत्र है, बहुत ही प्रोडक्टिव और उपजाऊ और रिसोर्स संसाधनों से संपन्न ये क्षेत्र है, जिस पर जापान ने रूस और चाइना की रिक्वेस्ट को नज़रअंदाज कर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। तो ये पूछा गया प्रश्न है। आगे इसी विवाद को लेकर ना अभी एक बड़े संगठन से जापान ने अपने आप को अलग भी कर लिया। अभी यही अगला प्रश्न है। तो ये हो गया ना कि सूत्री मांग किसके सामने रखी? चाइना के सामने। अब अगला प्रश्न क्या है? 1933 में जापान ने किस संगठन से अपनी सदस्यता वापस ले ली, या किस संगठन की सदस्यता त्याग दी? तो ये जो मंचूरिया, एक्चुअली क्या हुआ कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद आप जानते होंगे राष्ट्रसंघ भी बन जाता है। राष्ट्रसंघ का यही प्रयास था कि सेकेंड वर्ल्ड वार ना हो पाए, लेकिन हो गया। फिर सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद राष्ट्रसंघ को डिजोल्व, भंग कर दिया गया। उसके बदले संयुक्त राष्ट्रसंघ आ गया, यूएनओ आ गया, और यूएनओ ने अच्छी तरीके से अभी तक रोल प्ले किया है और थर्ड वर्ल्ड वार नहीं हो पाया विश्व में। तो याद रखना कि जब 1931 को फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद
कोरिया में पर अटैक कर देता है, अपनी साम्राज्यवादी नीति का विस्तार करता है। और इस मंचूरिया पर अटैक करने से चाइना ने राष्ट्रसंघ में शिकायत कर दी, कंप्लेन कर दिया। और राष्ट्रसंघ ने कहा भाई ये गलत कर रहे हो और तुम ये वापस लो, अपना आक्रमण जो कर रहे हो अपनी सेना को वापस लो। जापान ने माना नहीं, बल्कि जापान ने क्या किया, राष्ट्रसंघ से ही अपनी सदस्यता वापस ले ली। और वो संगठन जो सेकेंड वर्ल्ड वार रोकने के लिए बना था, उस वर्ल्ड वार से एक ताकतवर देश अलग हो जाता है। तो समझ पा रहे होंगे कि राष्ट्र संघ बहुत ज़्यादा प्रतिबंध भी नहीं लगा पाता है। तो इस तरीके से अब सेकेंड वर्ल्ड वार की पृष्ठभूमि बैकग्राउंड बन रही है। और जब जापान धुरी एक गुट बना लेगा और अब वो चला जाएगा धुरी राष्ट्रों के साथ। आपने इसके पहले वाली वीडियो मैंने बताया था, नाजीवाद पढ़ाते समय या फांसीवाद पढ़ाते समय ना, उस वीडियो में मैंने आपको बताया था। इटली के एकीकरण में भी शायद बताया होगा, नहीं तो फांसीवाद में तो पक्का बताया, फासिस्ट में, कि इटली, जर्मनी और जापान ने मिलकर रोम, बर्लिन और टोक्यो गुट बना लिया। तो उस गुट में शामिल हो जाता है और धीरे धीरे सेकेंड वर्ल्ड वार की पृष्ठभूमि बनने लगी। उधर वर्साई की संधि जिम्मेदार थी ही, बस क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार हो जाएगा। आगे तो याद रहेगा। तो 1933 में जापान ने किस संगठन की सदस्यता छोड़ दी, तो वो था राष्ट्रसंघ। विश्व बैंक, IMF और WHO नहीं है, बल्कि क्या है, राष्ट्रसंघ, ठीक ना। और वर्तमान में कौन है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ। आगे मैं बताऊंगा, वर्ल्ड हिस्ट्री में एक वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं आपको संयुक्त राष्ट्र संघ बताऊंगा और उसके पहले राष्ट्र संघ के बारे में बताऊंगा कि क्या रीजन रहे जिसके कारण राष्ट्र संघ फेल हो गया, और क्या क्षेत्र हैं और क्या अधिकार हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के यूएनओ के। हाँ, ये सारी जानकारी आपको दूंगा। अगला वीडियो क्या है कि द्वितीय विश्व युद्ध में जापान, अगला प्रश्न क्या है, आज का लास्ट प्रश्न है कि सेकेंड वर्ल्ड वार में जापान ने कब आत्मसमर्पण कर दिया। तो सेकेंड विश्व युद्ध में जापान ने कब आत्मसमर्पण किया, सेकेंड विश्व युद्ध में या सेकेंड विश्व युद्ध के बाद, जो भी जैसे समझें। तो एक्चुअली सेकेंड जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था वो 1914 से 18 तक रहा, और सेकेंड वर्ल्ड वार जो था वो 1939 से 45 के बीच लड़ा गया। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है। तो 6 अगस्त, दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, उनको एकदम कहीं माइंड में सेट कर लेना है। एक तो 6 अगस्त 1945 और दूसरा है 9 अगस्त 1945। तो हिरोशिमा नागासाकी, जैसे पहले की जो मूवी आती थी आपने देखा होगा 20 साल 15 साल पहले वाली, उसमें मोस्टली क्या होता था, पहले हीरो पिटता था ना, बाद में विलेन पिटता था। अब आजकल तो साउथ की मूवीज आती हैं, हीरो जल्दी पिटते नहीं हैं। अब वो गदर वाला पुराना हो गया कि नल उखाड़ कर मारते हैं विलेन को, अब तो पेड़ उखाड़ कर मारते हैं, पैर पटकते हैं तो पूरा धरती फटने लगती है। नहीं, क्या क्या समझ नहीं आता। मुझे तो साउथ की मूवी अच्छी नहीं लगती, आपको अच्छी लगती हो, बहुत बढ़िया बात है। तो याद रखना, हीरो पिटेगा फिर नागासाकी, तो याद रहेगा ना। तो हीरो पूछा जाता है, कंफ्यूज हो जाते हैं, हिरोशिमा नागासाकी। तो पूछा भी जाता है जो इसने परमाणु बम गिराया अमेरिका ने जापान पर या हिरोशिमा पर, उसका नाम क्या था, तो लिटिल बॉय। और 3 दिन बाद 9 अगस्त को जो गिराया तो उसका फैटमैन, ये भी पूछा जाता है। नाम नहीं था, एक कोड डिकोड सुना होगा आपने, कोडिंग डिकोडिंग, तो कोड रखा गया था परमाणु बम का। तो लिटिल बॉय, ये 3 दिन बाद लिटिल बॉय फिर क्या हो जाएगा, मैन बन जाएगा। तो फैटमैन, पहले बॉय फिर मैन, तो लिटिल बॉय फैटमैन। लिटिल बॉय गिरेगा 9 अगस्त 1945, फैटमैन 9 अगस्त 1945। और फिर अल्टीमेटली जापान के 2 बड़े शहरों पर एक बहुत बड़ा आघात था। अब समय रहते जापान ने अपनी ताकत का एहसास भी कर लिया और आगे और ज़्यादा उसका विनाश ना हो, इसलिए मजबूरन जापान को सरेंडर करना पड़ा। कब करना पड़ा, तो याद रखना 1945। अगर डेट पूछ ले तो याद रखना 10 सितंबर 1945 को मजबूरन जापान को विश्व युद्ध में
से अपने आप को हटना पड़ा और अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी। इस तरीके से जो 1894 से साम्राज्यवादी नीति पर चल रहा था जापान, उस साम्राज्यवादी नीति का अंत हुआ 1945 में और अभी तक जापान महाशक्ति के रूप में इस्टेब्लिश था, स्थापित था। अब जापान को रिमूव कर देता है उस महाशक्ति के टॉप पोजीशन से और अमेरिका एक बड़ी महाशक्ति के रूप में स्थापित हो जाता है। अब दुनिया में किसका ज़्यादा आतंक रहेगा, किसका ज़्यादा खौफ रहेगा, मोस्टली देश किस देश के दबाव में रहेंगे और ऑलमोस्ट जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होंगे उनके नियम कानून कहीं ना कहीं किससे प्रेरित होकर बनेंगे, किसके दबाव में रहेंगे, वो होगा अमेरिका, है ना। तो ये सारे प्रश्न आप नोट कर लें, समझ लें। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं अपने क्वेश्चंस। तो अभी हम MCQ के जरिए पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं और बहुत बढ़िया आप लोगों का कॉपरेशन भी है। बस लाइक करते रहिए वीडियो को। चैनल में अगर नए हैं आप तो सब्सक्राइब करते रहिए और पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री पर आपका कमांड होगा। ये मेरा डे 1 से ही वादा था और ये वादा कमिटमेंट बना रहेगा। तो भी और भी 4-5 वीडियोज़ हैं, उनको भी आपको ऐसे ही समझना है जैसे आपने ये 13-14 टॉपिक्स समझे हैं। तो नोट कर लें पूरा।